हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड के क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस के मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा सेट 2 होगा। सेट 1 को हमने पहली वाली वीडियो में सॉल्व कर लिया था। तो जिन्होंने भी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और बाकी सारे इंस्ट्रक्शन, ये फुल मार्क्स 40 होगा। टोटल टाइम आपको 1.5 घंटे का दिया जाएगा। बाकी इंस्ट्रक्शन मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया था, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हमारा है सेक्शन ए में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दी गई है विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखिए। उसके बाद किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। मैंने पीडीएफ बना रखा है। तो अगर ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पे होगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। और किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए हम लोग एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखे। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है या नहीं। तो प्रतिरोध तो लंबाई पे निर्भर करेगा ही, आपने पढ़ा होगा। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और हाँ, किसी तार का प्रतिरोध जो है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? अर्थात उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई प्रतिरोध, चालक की लंबाई बढ़ेगी, तार की लंबाई, तो उसकी प्रतिरोध भी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दी गई है 2 ऐसे धातुओं का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो बहुत ही सॉफ्ट धातु है ये सोडियम और पोटेशियम, जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। जितना ये सॉफ्ट है उतना ही ज़्यादा ये अभिक्रियाशील भी है, रिएक्टिव भी है। तुरंत ये आग पकड़ लेती है हवा और पानी के संपर्क में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो है दी गई है CH3CO CH3 और C2H4 में कौन सा प्रकार्यक समूह उपस्थित है। प्रकार्यक समूह बताना है इन दोनों में। तो CH3CO CH3 इसमें जो है कीटोन, ये कीटोन के प्रकार्यक समूह में आते हैं। और C2H4 ये जो है एल्कीन ग्रुप का है मेंबर। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म क्या है। तो जीवाश्म जो है मृत जीवों के अवशेष होते हैं। तो लिखा है पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दी गई है वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं। वंशानुगत लक्षण यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली लक्षण को हम वंशानुगत लक्षण कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है एक वंशानुगत लक्षण वह है जो आनुवांशिक रूप से निर्धारित होती है। मेंडेलियन आनुवांशिकी के अनुसार वंशानुगत जो लक्षण होते हैं को माता पिता से संतानों में जीन के माध्यम से भेजा जाता है या पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दे। तो खाद्य श्रृंखला, जैसे कि पहला मेंबर होगा खाद्य श्रृंखला का घास उत्पादक होंगे। तो फिर घास को हिरण खाती है, हिरण प्राथमिक उपभोक्ता होगी, यानी ये शाकाहारी जीव होंगे। और फिर हिरण को जो है शेर खा जाते हैं, तो शेर जो है द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि मांसाहारी जीव होंगे। तो ये एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। अब हम सेक्शन बी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनमें भी हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 7 में से, और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दी गई है ओम का नियम बताएं। इस नियम के आधार पर विभवांतर और विद्युत धारा में संबंध लिखें और प्रतिरोध को भी परिभाषित करें। तो सबसे पहले ओम का नियम। तो किसी स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। ये ओम का नियम है। जिस तरह से हम किसी भी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बढ़ाते जाएंगे उसी अनुपात में जो है विद्युत धारा का भी मान बढ़ता जाएगा। ये ओम का नियम है।
विभवांतर और विद्युत धारा में ओम के नियम से संबंध जो होंगे वो V बराबर IR होंगे। अगला है प्रतिरोध की परिभाषा है। तो इसमें जो है किसी भी पदार्थ में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह पदार्थ धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। विद्युत धारा के मार्ग में पदार्थ द्वारा उत्पन्न होने वाले इस अवरोध को ही हम लोग प्रतिरोध कहते हैं और इसका SI मात्रक ओम होता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चुंबकीय रेखा क्षेत्र क्या हैं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण भी लिखिए। तो सबसे पहले है किसी भी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उसे उस क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जिसमें चुंबक का प्रभाव रहता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। जितने क्षेत्र पर उनका प्रभाव पड़ता है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसके दो गुण भी हमें लिखने हैं। तो पहला गुण है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती है और दूसरा है किसी भी चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की जो दिशा होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है और चुंबक के भीतर में दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। इसे आप याद रखेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो है कोई अंत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दी गई है संक्षारण किसे कहते हैं, इससे सुरक्षा के उपाय बताएं। संक्षारण यानी धातुओं का खराब होना संक्षारण कहलाती है। तो इसका आंसर है जब धातु पानी, नमी और वायुमंडल के संपर्क में आती है तो धातुएं धीरे धीरे अवांछित पदार्थों जैसे कि ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट आदि में परिवर्तित होने लगती है। तो धातुओं का अवांछित यौगिकों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही हम लोग संक्षारण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दी गई है, इसमें और भी था, इससे सुरक्षा के उपाय बताने थे। तो सुरक्षा के उपाय हो जाएंगे धातुओं की सतह पर जिंक की परत चढ़ाकर अर्थात जस्तीकरण करके, दूसरा हो जाएगी धातुओं की सतह पर पेंट करके और तीसरा धातुओं की सतह पर तेल या ग्रीस लगाकर। ये सभी ऐसे तरीके हैं जिससे जो है संक्षारण को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमें अंतर बताने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संतृप्त और असंतृप्त। तो संतृप्त में क्या होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन केवल एकल सहसंयोजक बंधों वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, वहीं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है डबल और ट्रिपल सहसंयोजक बंधों वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं और ये डबल और ट्रिपल दोनों हो सकते हैं। दूसरा है अंतर, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और एल्कीन एवं एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। तीसरा अंतर देखेंगे तो तीसरा अंतर है संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कम अभिक्रियाशील होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत ही ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील या प्रतिक्रियाशील होते हैं। और अगला अंतर है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने से एक नीली गैर शालीन लौ निकलती है और जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग जलाते हैं तो एक पीली कालिख भरी ज्वाला के साथ जो है गैस निकलती है और जलती है। अगला क्वेश्चन है जैव आवर्धन क्या है। तो विभिन्न साधनों द्वारा हानिप्रद रसायनों का हमारी आहार श्रृंखला में प्रवेश करना तथा उनके हमारे शरीर में सांद्रित होने की प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। इन रसायनों का हमारे शरीर में प्रवेश विभिन्न विधियों द्वारा हो सकता है। जैव आवर्धन का मतलब होता है रासायनिक हानिकारक जो रसायन है वो हमारी खाद्य श्रृंखला में आ जाती है। जैसे कि अगर हम पेड़ पौधों पर ज़्यादा कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं तो पेड़ पौधों द्वारा उन कीटनाशकों का अवशोषण कर लिया जाता है और जब उन पेड़ पौधों वाली सब्जियों, शाकाहारी जितने भी फल सब्जियां होती हैं और जब हम उसे अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो वही जो कीटनाशक है वो हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाती है। तो इस तरह से होने वाली घटना को हम लोग जैव आवर्धन कहते हैं और इनके और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगला क्वेश्चन है एक पाइतंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का एक चित्र बनाइए। किस तरह से पाइतंत्र में ऊर्जा का
एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होते हैं, ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसका हमें एक चित्र बनाना है। तो चित्र यहाँ पे इस तरह से आप बनाइएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा से जो उत्पादक होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, वे अपना भोजन बनाते हैं। फिर उन हरे पेड़ पौधों को या तो शाकाहारी जीव खा जाते हैं या फिर ये कोई अपघटक होते हैं, जैसे पेड़ पौधे की टहनियाँ टूट टूट जाती है, गिर जाती है, तो उन्हें जो है अपघटकों के द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। उसके बाद जब शाकाहारी, जैसे कि ये हरे पेड़ पौधे में मान लेते हैं घास है, घास को खाई बकरी या हिरन, तो ये शाकाहारी जीव होंगे। फिर इन शाकाहारी जीवों को जो है मांसाहारी जीव खा जाते हैं, जैसे बकरी है तो बकरी को शेर या कुत्ते खा जाएंगे, हिरन है तो हिरन को भी मांसाहारी जीव खा जाएंगे। और नहीं तो फिर अगर ये मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो फिर अपघटकों द्वारा उन्हें जो है अपघटित कर दिया जाता है। तो ये जो है ऊर्जा के प्रवाह का एक चित्र है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दी गई है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके बहुत सारे निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है कम समय में उग जाते हैं मटर के पौधे, इसलिए। दूसरा है मटर का अल्प जीवन काल, मटर का जीवन काल बहुत ही कम होता है। तीसरा है मटर में भिन्नता दर्शाने हेतु विशेष लक्षण होते हैं, इसका आंसर उन्होंने चुना। अगला है स्वपरागित पौधा है, ये खुद से परागण कर लेता है। पांचवा है फूलों का अपेक्षाकृत बड़ा आकार, और मटर के जो फूल होते हैं काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, तो वैज्ञानिकों को जो है अध्ययन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे को चुना। अब हम सेक्शन सी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, लॉन्ग आंसर टाइप। तो पहला क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 हैं, इनको जो है पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ के समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो इसका आंसर है, सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना होगा, तो आप ये डायग्राम अच्छी तरह देख लें। ये पार्श्वक्रम के हैं, समांतर क्रम के। तो यहाँ पे 3 प्रतिरोधकों को, यहाँ पे R1 है, ये R2 है और ये R3, तीनों को आप देख सकते हैं पार्श्वक्रम में जोड़ा गया है। पहले प्रतिरोधक से I1 धारा, दूसरे से I2 और तीसरे से I3 धारा जो है प्रवाहित हो रही है, और यहाँ से टोटल जो विद्युत धारा है वो I प्रवाहित हो रही है। इन्हें भी वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया है। चलिए, जो भी इसमें किया गया है उसे थोड़ा सा लिखना होगा हमें। तो सबसे पहले 3 प्रतिरोधकों को जो है पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, तीनों को मान लेते हैं, जिनके सिरों के बीच के एक समान विभवांतर है भी, उनके सिरों के बीच समान वोल्टेज भी है, और इनसे होकर मान लेते हैं क्रमशः I1, I2 और I3 धारा प्रवाहित होती है। तो I1 बराबर क्या हो जाएंगे, तो धारा तो यहाँ तो विद्युत विभवांतर जो है सेम है, तो I1 बराबर V/R1 हो जाएंगे, I2 बराबर V/R2 हो जाएगी, और I3 बराबर V/R3 हो जाएगी। उसके बाद कुल विद्युत धारा का मान जो होगा I बराबर हो जाएंगे, तीनों धाराओं का योग हो जाएंगे I1 + I2 + I3। उसके बाद जो है इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे, I1, I2 और I3 की जो वैल्यू ऊपर में हम लिखे हैं यहाँ नीचे पुट कर लेंगे। तो I बराबर हो जाएंगे I1, तो I1 के जगह V/R1 प्लस I2 के जगह V/R2 और R3 के जगह V/R3 हो जाएगी। उसके बाद अब यदि परिपथ में कुल धारा I प्रभावित होती है, तो ओम के नियम से हमें पता है I बराबर होती है V/R। उसके बाद समीकरण 2 से I का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि ये जो 2 का मान आया है इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगी। तो चलिए ये समीकरण 1 भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये I बराबर हमने लिख दिया है V/R यहाँ पे। उसके बाद ये सारे वैल्यू को सेम लिखा है, V/R1 + V/R2 + V/R3। उसके बाद यहाँ पे V को कॉमन लिया गया है, आप देख सकते हैं, यहाँ से भी देख लेते हैं, थोड़ा सा उधर भी नज़र आना चाहिए। तो ये वैल्यू को हमने सेम लिखा है V/R। फिर यहाँ पे भी V है, इसमें भी V है, इसमें भी V है, तीनों V को अगर हम कॉमन लेंगे
तो फर्स्ट में हमें 1/r1 बचेगी, सेकेंड पार्ट में 1/r2 बचेगी और थर्ड में 1/r3 बचेगी। उसके बाद v से v को आपस में कैंसिल करेंगे तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 बचेगी। यही हमें फॉर्मूला प्रूव करना था, तो ये हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दी गई है विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत लिखिए, विद्युत मोटर का एक नामांकित चित्र बनाइए और इसके 2 उपयोग लिखिए। तो सबसे पहले विद्युत मोटर क्या है, तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जब हम इसे विद्युत ऊर्जा से जोड़ते हैं, बिजली देते हैं, तो ये घूमने लगती है। घूमने वाली ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, इसे याद रखेंगे। अगला हमें जो है सिद्धांत भी लिखना है, तो इसके सिद्धांत हो जाएंगे, विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करती है। जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। इस बल की मदद से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब भी हम किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर एक बल लगेगा, इसी बल के कारण जो है मोटर घूमने लगती है। तो उसका नामांकित चित्र भी बनाना था हमें, तो चित्र यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह का आप चित्र बनाएंगे। यहाँ पे जो है 2 चुंबक रखे गए हैं, तो इनका ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। इनके बीच में ये देखिए एक आर्मेचर यहाँ पे रखा गया है, इसी पे जो है बल का अनुभव किया जाएगा, क्योंकि हम चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पे विद्युत धारावाही चालक को रख रहे हैं। इसे देख सकते हैं, यहाँ पे बैटरी से जोड़ा गया है, तो इस पर एक बल लगेगी। बल की दिशा यहाँ दिखाई गई, एक नीचे की तरफ, थोड़ा सा साफ कर देते हैं तो आपको बल की दिशा दिखेगी। यहाँ पे बल नीचे की तरफ लग रही है, यहाँ पे ऊपर की तरफ लग रही है। तो ये फाइनली जो है इस तरह से घूमना शुरू कर देगी। ये बल किस तरह से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे जो है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड बाएं हाथ के नियम से हम लोग जो है इस दिशा को पता कर सकते हैं। करंट की दिशा आगे की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरफ है। तो अगर हम यहाँ फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं तो ये फोर्स की दिशा हमें पता चल जाएगी, ये नीचे की तरफ होगी, और जब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये ऊपर की तरफ होगी। तो अब हमें इसके 2 उपयोग भी लिखने हैं। तो उपयोग क्या हो जाएंगे, तो विद्युत मोटर के बहुत सारे उपयोग है। पहला है, विद्युत मोटर उद्योगों में एक आदर्श प्रधान चालक प्राइम मूवर की तरह काम करता है। अधिकांश मशीनें विद्युत मोटरों द्वारा ही चलाई जाती है। बहुत बड़े बड़े उद्योगों में विद्युत मोटर से बनी बहुत सारी मशीनें लगी होती है। दूसरा है, उद्योगों के अलावा ये कृषि में भी बहुत इस्तेमाल होती है। कृषि में खेतों को जोतने, फसलों को बोने और काटने की मशीनों, सिंचाई करने वाले पंपों को चलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल घरों में भी हम लोग करते हैं। घरों में इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, तो घरों में हमें जैसा कि पता है, घरों में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, पंखा और जितने भी अन्य मशीनें हैं इनमें भी विद्युत मोटर का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें पूछा गया है समावयवता किसे कहते हैं, और पेंटेन के समावयवों के नाम लिखिए और संरचना सूत्र भी लिखिए। तो इसका आंसर है, जिन यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु गुण भिन्न भिन्न होते हैं समावयवी कहलाते हैं, तथा यह परिघटना को हम लोग समावयवता कहते हैं। उदाहरण के लिए एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर, ये दोनों ही समावयवी हैं। तो पेंटेन के जो 3 समावयव होते हैं, एक होता है नॉर्मल पेंटेन, एक होता है आइसोपेंटेन और एक होता है नियोपेंटेन। तो इनका जो है संरचना सूत्र यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल में आपको पेंटेन की जो फॉर्मूला होती है C2H5 होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी C5H12 होती है। तो C यहाँ देख सकते हैं 5 है, 1 2 3 4 5, ये सारे जो C हैं एक ही लाइनिंग में जुड़े हुए हैं। तो इससे जो H आएगी किनारे किनारे से 12 हो जाएगी। यहाँ पे 5 और 5 10 और 1 11 12 हो गई। जब हम आइसोपेंटेन में कार्बनों को ऐड करते हैं तो 4 कार्बन को एक साथ आपस में ऐड किया जाता है और 1 कार्बन को फिर नीचे की तरफ ऐड किया जाता है। तो यहाँ से भी 12 हाइड्रोजन निकलेंगे, लेकिन इस तरह की संरचना सूत्र को हम लोग आइसोपेंटेन कहेंगे।
नियोपेंटेन में आप देख सकते हैं कि 4 कार्बन को अलग अलग लेके बीच में एक कार्बन से जोड़ा गया है, टोटल 5 कार्बन हो गए हैं, और फिर इस तरह से टोटल 12 हाइड्रोजन निकलेंगे। तो ये नियोपेंटेन की संरचना सूत्र है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दी गई है ओजोन क्या है, यह किसी पाई तंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, और ओजोन परत के क्षय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। 3 क्वेश्चन हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ओजोन क्या है, तो ओजोन के बारे में आपको पता है, ये बहुत ही अच्छी परत है, अच्छी लेयर है जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस, यूवी रेस को जो है अवशोषित करती है, और पृथ्वी पर जीवन के लिए यही जो है उत्तरदायी है। तो आंसर हो जाएगा ओजोन जो है ऑक्सीजन का ही एक अपरूप है। इसका एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, यानी O3 है ये। इसका अणुसूत्र O3 है। यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं की सूर्य के प्रकाश यानी कि यूवी रेज की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा बनती है ये ओजोन परत। क्वेश्चन नंबर बी में हमें बोला गया था ये किस प्रकार पर्यावरण को, पारितंत्र को प्रभावित करती है। तो वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर ओजोन का आवरण होता है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करता है। यह विकिरण जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। उदाहरण के लिए यह विकिरण अगर धरती पर पहुंचने लगेगी तो यह विकिरण मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करेगी, बहुत सारे आँखों से संबंधित रोग भी उत्पन्न होंगे। अतः ओजोन जो है पारितंत्र को नष्ट होने से बचाती है और सभी जीवित प्राणियों के लिए बहुत ही जीवनदायक का काम करती है। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर है इसके क्या कदम उठाए गए हैं ओजोन लेयर को बचाने के लिए, क्षय को कम करने के लिए। तो पहला है ओजोन परत को नुकसान से बचाने के लिए 1987 में 1987 में मॉन्ट्रियल संधि लागू की गई, जिसमें कई CFC रसायनों, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है, CFC रसायनों और दूसरे औद्योगिक एरोसोल रसायनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मॉन्ट्रियल संधि के लागू होने के बाद अभी तक विश्व के करीब 197 देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए हामी भर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी कि हम कैसे पता करते हैं कि कोई बच्चा जो है स्त्री होगा या पुरुष होगा, नर होंगे कि मादा होंगे, इसका पता कैसे किया जाता है। तो मानवों में लिंग निर्धारण विशेष लिंग गुणसूत्रों के आधार पर होता है। नर में ये गुणसूत्र XY होते हैं और मादा में XX गुणसूत्र होते हैं। इससे स्पष्ट है कि मादा के पास Y गुणसूत्र होता ही नहीं है। जब नर मादा के संयोग से संतान की उत्पत्ति होती है तो मादा किसी भी अवस्था में नर शिशु को उत्पन्न करने में समर्थ हो ही नहीं सकती, क्योंकि नर शिशु में XY गुणसूत्र होने चाहिए। हमें पता है मादाओं में XX होती है और पुरुषों में जो है XY होता है। तो अगर कोई बच्चा पुरुष है उसके लिए कौन उत्तरदायी है, तो उसके लिए जो है नर ही उत्तरदायी है। लेकिन ऐसा मान्यता है, लोगों में धारणा ऐसी गलत बनी हुई है कि जो है अगर बच्चे लड़के नहीं हो रहे हैं तो लोग समझते हैं कि लड़कियों में ही कुछ दिक्कत है और इस वजह से सॉरी। तो आगे चलते हैं। आगे हमें बताया गया है निषेचन के बाद, निषेचन क्रिया में यदि पुरुष X लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलता है, X मादा से भी X और पुरुष से भी X मिलता है, तो XX जोड़ा बनेगा जो कि एक स्त्री को जन्म देगी, अतः संतान लड़की के रूप में होगी। लेकिन जब पुरुष का Y लिंग गुणसूत्र जो है स्त्री के से मिलता है, स्त्री के पास तो सिर्फ X ही होगी। तो अगर पुरुष का Y लिंग गुणसूत्र स्त्री के लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो निषेचन के बाद XY बनेगा,
यानी इससे उत्पन्न संतान जो है लड़के के रूप में होगी। तो किसी भी परिवार में लड़के या लड़की के जन्म के लिए पुरुष के गुणसूत्र निर्भर करता है, ना कि स्त्री का, क्योंकि वायु गुणसूत्र तो केवल पुरुष के ही पास होता है। तो इसका आप डायग्राम भी बना सकते हैं। डायग्राम इस तरह का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पुरुष है और ये स्त्री है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका गुणसूत्र XY है और इनके पास XX है। तो इनका गुणसूत्र अगर इनके गुणसूत्र से मिलता है, अगर XX बनाता है तो लड़की होगी, XY बनाता है तो लड़का होगा। फिर इधर से भी XX और XY ये डायग्राम आप बना सकते हैं। ये ऊपर वाला डायग्राम बना सकते हैं, नीचे वाले बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। तो ये फाइनली हमारा सारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। हमारे और भी वीडियोस हैं, ये सारे वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड हैं, आप चाहें तो ये देख सकते हैं। ये पहला जो है सेट 1 है मैथ्स का, ये सेट 1 है, पार्ट 1 करके पार्ट 2 करके सॉल्व किया गया है। फिर ये मैथ्स का ही सेट 2 है, ये मैथ्स का सेट 3 है, फिर ये साइंस का सेट 1 है, आप सारे को देख सकते हैं। फिर CBSE के हैं, ये सारे झारखंड बोर्ड के थे। फिर CBSE के सैम्पल पेपर भी हमने सॉल्व किए हैं, ये बेसिक वाले हैं और ये स्टैंडर्ड वाले हैं। फिर कुछ MCQ वाले भी सॉल्व किए हैं, तो उसे आप देख सकते हैं। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।